नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। जल्दी से जल्दी आप जुड़िए। तो आज का बुलेटिन शुरू करते हैं। और यशपाल राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जुड़ने के लिए। तमाम दूसरे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बस थोड़ी देर में हम लोग बुलेटिन शुरू करेंगे। आज की मुख्य खबरों में हम आपको बताएंगे कि क्यों जयराम ठाकुर को गुस्सा आया, और बीजेपी ने भी सरकार पर क्या तंज कसा। कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं, उनकी भी चर्चा देंगे। दिल्ली दरबार में धनीराम शांडिल और कुछ और लोग अपने लिए बेहतर पाने की इच्छा से दौड़ लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कल दिल्ली जाएंगे। और इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि कैबिनेट की पहली तस्वीर क्या है। उधर मौसम गर्मा गया है। जाहिर है इस भरी सर्दी में भी इतनी सियासत है तो मौसम बेचारा क्या करे, उसके भी पसीने छूट रहे हैं। शिमला और हिमाचल प्रदेश समेत तमाम ऐसी जगहों का तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री ज्यादा है, जहां इन दिनों सर्दी से दांत बजते थे। पूरी कहानी आपको बताएंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में आज क्या नई चीजें हुई हैं, उन सब की आपको जानकारी देंगे एक एक करके। तमाम चीजों के साथ आपके साथ रहेंगे हम लोग। काइंडली जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। और बस अभी शुरू करने ही वाले जी हम इसको। आज हिमाचल प्रदेश सरकार में 2 अहम नियुक्तियां हुई हैं, आईटी एडवाइजर की और मीडिया सलाहकार की। पार्टी ने अपने प्रमुख प्रवक्ता नरेश चौहान को मीडिया सलाहकार का पद सौंपा है। सरकार में अब वो मीडिया सलाहकार रहेंगे। उन्होंने 5 साल तक पार्टी की ओर से कमान संभाले रखी मीडिया में, और बीजेपी को निशाने पर लिए रखा। नरेश चौहान को उसका मेवा मिला है। और इसके अलावा चुनावों के दौरान खास तौर से वार रूम देखने वाले गोकुल बुटेल को मुख्यमंत्री का आईटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। पालमपुर के सियासतदान बुटेल परिवार से ताल्लुक रखने वाले गोकुल बुटेल ने फॉरेन में आईटी की पढ़ाई की है, और इससे पहले वह जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनके भी आईटी सलाहकार रह चुके हैं। सुखविंदर सुक्खू ने भी उन पर भरोसा जताते हुए उनको आईटी सलाहकार तैनात किया है। वे वार रूम के दौरान तमाम गतिविधियां देख रहे थे, और ये गोकुल बुटेल ही थे जिन्होंने एक सेट पैटर्न के तहत कांग्रेस के प्रचार को गति दी और उसे राष्ट्रीय मुद्दों की ओर को नहीं मुड़ने दिया, क्योंकि बीजेपी ने यह तमाम जोर लगाया कि राष्ट्रीय मुद्दों की ओर को चुनाव का प्रचार का रुख मुड़े, बहस शुरू हो और स्थानीय मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाए। लेकिन गोकुल बुटेल ने इसी चीज को फोकस करते हुए इलेक्शन को इसके इर्द गिर्द लड़वाने में तमाम लोगों को ताकीद की, मदद किया, और उसका आज उनको भी फल मिल रहा है। तो कांग्रेस में 2 बड़ी नियुक्तियां हुई हैं। इसके अलावा ये भी आज फैसला हुआ है कि जो कल एक औपचारिक रूप से खबर आई थी कि विधायकों की वीवीआईपी ट्रीटमेंट अब बंद होगी, उसकी भी आज नोटिफिकेशन जारी हो गई है। और उस नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट लिखा गया है कि अब हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और दूसरी जगहों पर, इवन शिमला में भी जो बिली पार्क वाला जो एचपीटीडीसी के पास एक गेस्ट हाउस है, उसमें भी उनको आम आदमी की तरह किराया देना होगा। हिमाचल से बाहर मान्यों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट पूरी तरह से बंद कर दी गई है, और अब उन्हें पूरा किराया चुकाना होगा। ये पूरा किराया क्या होगा, इसके बारे में हम आपको बता दें। अगर वे चंडीगढ़ और दिल्ली के हिमाचल भवन में जाते हैं तो उनको 1200 रुपये सामान्य जो है कमरे का देना होगा, और बिल्ली पार्क शिमला वाले गेस्ट हाउस में या हिमाचल सदन जो भी उसको कह लें आप, गेस्ट हाउस में, सरकारी गेस्ट हाउस में वीआईपी, डिलक्स और सुपर डिलक्स कमरे में ठहरने के लिए भी उनको 2000 रुपये चुकाने होंगे। तो यही सामान्य किराया जो है सामान्य हिमाचली से लिया जाता है, और अब इनको भी लेना होगा। दिलचस्प ढंग से बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया है। और भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह फैसला सराहनीय है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने दिखावे के लिए निर्णय लिया है। बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने इस तरह का दिखावा क्यों नहीं किया। ये बड़ी समस्या है हमारी राजनीति की। हम अच्छे काम की सराहना मुक्त कंठ से नहीं करते हैं, हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम निशाने पे आ जाते हैं कि दूसरे ने अच्छा काम किया है और आप उसकी सराहना भी नहीं कर रहे हैं। चलिए, 3 आईएएस IAS अधिकारी भी प्रमोट हुए हैं और उनको आईएएस कैडर में लिया गया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने राज्य के 3 IAS अधिकारियों को प्रमोट करने की मंजूरी दे दी है और इसके ऑर्डर जारी कर दिए हैं। विजय कुमार, संदीप नेगी और मनोज कुमार चौहान को अब प्रमोट करके
IAS बना दिया गया है। इनकी DPC चुनाव से पहले होगी थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता के चलते ये मामला रुका था। आज बीजेपी और कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर जब से बीजेपी की सत्ता गई है तब से, और जब से कांग्रेस की सरकार बनी तब से लेकर आज पहली बार जुबानी जंग हुई। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही दिन कुर्सी पर बैठते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 9 महीने के पिछली सरकार के जो फैसले थे उन पर रोक लगा दी थी। चाहे वो कहीं अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स या किसी संस्थानों को खोलने की बात थी, उनको अपग्रेड करने की बात थी, या दूसरे हमने आपको विस्तार से बताया था जो अदर देन लोक सेवा आयोग और लोक सेवा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अतिरिक्त जो भर्तियां थी उनको रोक दिया था। कई चीजें हो गई थी, टेंडर जो अलॉट हुए थे उनको रोक दिया गया था, जिनका प्रोसेस चला था। इस पर आज बीजेपी ने गुस्सा जताया है और उन्होंने कहा है कि विकास के काम में टांग अड़ाने वाला काम है। हालांकि जयराम ठाकुर ने भी जो है इसके लिए पहले रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार विकास के कामों में अड़ंगा डाल रही है। उसके बाद जयराम ठाकुर ने भी इस तरह के जो है वो बयान दिए, लेकिन जयराम ठाकुर ने ट्वीट करके एक के बाद एक ट्वीट किए उन्होंने, और उन्होंने बताया कि सुक्खू सरकार जो है वो विकास के कामों में अड़ंगा अड़ा रही है। जयराम ठाकुर के हम आपको जो ट्वीट्स हैं वो एज इट बनाते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पुल जैसे काम लटकाने, भटकाने और अटकाने के लिए कांग्रेस सरकार की वह निंदा करते हैं, लेकिन यह मामला ज्यादा देर तक नहीं चला। सुखविंदर सुक्खू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार ने बिना बजट का प्रावधान किए महज लोगों को भ्रमित करने का काम किया था। उन्होंने कहा कि हम लटकाने अटकाने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भटकाने का काम बीजेपी सरकार ने किया था। बिना बजटीय प्रावधान के कई संस्थानों को स्तरोन्नत करने की घोषणा कर दी गई, कई जगह स्कूल, कॉलेज और दूसरे संस्थान खोलने की घोषणा कर दी गई और महज इसका चुनावी फायदा लूटने की कोशिश की गई। अब हम इसकी समीक्षा करेंगे, जहां तर्कसंगत होगा वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां संस्थान जो भी संस्थान होगा या जो भी फैसला लिया होगा उसको लागू किया जाएगा, और जहां तर्कसंगत नहीं होगा उसकी पुनः समीक्षा की जाएगी, पुनः वो कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट उसको ओके करेगी तो उसको भी लागू कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे फैसले जिनके लिए बजट ही नहीं रखा है, कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, जाहिर है कि ये घोषणाएं चुनावी थी, इसलिए इन पर मंथन और इन पर रीथिंक करना जरूरी है, ये कहा है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहली बार वर्तमान मुख्यमंत्री पर हमला बोला और बदले में उन पर पलटवार हुआ। ये वार पलटवार चलते रहेंगे, लेकिन इसी बीच में अब कांग्रेस की सियासत भी गर्मा गई है। धनीराम शांडिल, हमने आपको सुबह खबर दी थी, ब्रेक की थी, धनीराम शांडिल इस समय दिल्ली में है और सोनिया गांधी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वह अपने लिए मंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री का पद मांगने गए हैं। यह दिलचस्प है। अभी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है मुकेश अग्निहोत्री को, लेकिन धनीराम शांडिल चाहते हैं कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। उन्होंने इसके लिए अपनी वरिष्ठता, जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय समीकरणों का पूरा प्रारूप मीडिया के साथ चर्चा में किया और कहा कि हर लिहाज से हमारा दावा मजबूत है। सोलन सिरमौर या शिमला संसदीय सीट जिसको कहते हैं, उसमें इस तरह की एक नियुक्ति होनी चाहिए ताकि रीजनल बैलेंस, कास्ट बैलेंस सारा हो। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के वरिष्ठ सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं और उनका दावा इस पर मजबूत है। बाकी निर्णय हाईकमान को करना है। अब क्या इसके पीछे राजनीति है? क्या ये बगावत है या ये कोई प्लानिंग है? ये सारी चीजें एक एक करके सामने आएंगी, क्योंकि एक और खेमा प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य का वो भी दिल्ली में है। उनके साथ 2 या 3 विधायक भी दिल्ली में हैं। ये वो विधायक हैं जो मंत्रिमंडल में अपने लिए कुर्सी चाह रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि समीकरण कुछ ऐसे बन गए हैं कि कुर्सी दूर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वो भी हाईकमान के द्वारे अब अलख जगा रहे हैं कि जनाब कुछ तो कीजिए, हमको इस तरह की सियासी मौत मरने से बचा लीजिए। विक्रमादित्य सिंह को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्पष्ट कह चुके हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, लेकिन असली मसला यह था, इस तरह की खबरें आई थी कि विक्रमादित्य सिंह इस बात पे अड़े हुए हैं। पहले उनकी माताजी अड़ी थी कि विक्रमादित्य सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। बाद में सुक्खू चतुर सुजान निकले और उन्होंने गेंद उन्हीं के पाले में डाल दी कि मुकेश को उप मुख्यमंत्री बनाना है या फिर विक्रमादित्य को, ये आप ही तय कर लें। और ऐसी स्थिति में जाहिर था कि मुकेश 19
नहीं 21, और 21 भी क्यों, वो 22 निकले विक्रमादित्य के मुकाबले, क्योंकि उनका अनुभव विक्रमादित्य से ज़्यादा था। लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, 2003, 2007, 2012, 2017, 2022, 5वां चुनाव उन्होंने लगातार जीता है और मंत्री रहे। पहले मुख्य संसदीय सचिव रहे पहले चुनाव जीतने के बाद, उसके बाद मंत्री रहे जब दूसरी बार सरकार आई कांग्रेस की, और अभी जो है वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे पिछले 5 साल। जाहिर है उनको उनका ड्यू मिलना था, और उसमें सुखविंदर सुक्खू ने बड़ी ही चालाकी से उन्हीं के गुट को तोड़कर, हॉरी लॉज के ही गुट में डाइवर्सिफिकेशन कराकर जो है वो मामला अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन अभी भी विक्रमादित्य सिंह चाहते हैं कि उनको कोई अच्छा मंत्रालय दिया जाए। इसमें भी पेच ये है कि सुखविंदर सुक्खू का ये तर्क है कि विक्रमादित्य सिंह से और भी कई सीनियर लोग हैं, चंद्र कुमार हैं, हर्षवर्धन चौहान हैं, कुलदीप पठानिया हैं। ऐसी स्थिति में अगर विक्रमादित्य को बहुत हैवी मंत्रालय दिया जाता है तो जाहिर है जो बाकी लोग, तो बाकी तमाम लोग जो हैं, जो कि विक्रमादित्य से सीनियर हैं, उनमें असंतोष फैल जाएगा। सुक्खू नहीं चाहते कि कोई असंतोष फैले। हाईकमान ने भी साफ किया है कि ऐसा कोई काम नहीं किया जाए जिससे असंतोष फैले, नियमों को बरकरार नहीं किया जाए। यही वजह है कि जब इस तरह की खबरें आई कि विक्रमादित्य सिंह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बाद तीसरे नंबर पर ओथ लेने के लिए अड़े हुए हैं, तो ऊपर तक मामला गया, ऊपर से संदेश आया कि ऐसा नहीं होगा, प्रोटोकॉल को वायलेट नहीं किया जाएगा। बाद में वही संदेश हॉरी लॉज भी पहुंचा और उसके बाद सिर्फ 2 लोगों की ओथ हुई। ये अलग बात है कि विक्रमादित्य सिंह को राहुल गांधी और प्रियंका ने यह आश्वस्त किया कि वह उनकी उपयोगिता को जानते हैं, उनकी ऊर्जा और उनके जोश, उनकी लोकप्रियता का कांग्रेस पूरा लाभ उठाएगी और पार्टी उनको एक अच्छे जगह पे सेटल करेंगे। लेकिन विक्रमादित्य को शायद अभी भी लगता है कि उनको उनका ड्यू, जो वो चाहते हैं, जो बनता है, वो नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी दिल्ली में। क्या होता है क्या नहीं होता है देखना होगा, सब कहने की बातें हैं। मुद्दे ये है कि कोई ये नहीं कहता है कि मैंने ऐसा कहा है, लेकिन वास्तविकता यही है। इसी बीच आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जब राज्यपाल से मिलने गए तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। उनके साथ कुछ विधायक भी थे, कुछ क्या यूं कह लीजिए कि 18 से 20 विधायक भी उनके साथ थे। और उस दौरान उस मुलाकात, ये एक शिष्टाचार भेंट थी, और इस शिष्टाचार भेंट के दौरान एक ऐसी तस्वीर खींची गई जो चर्चा का विषय बन गई। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें शिष्टाचार भेंटों के दौरान नहीं खींची जाती, लेकिन बाकायदा गवर्नर हाउस के लॉन में बाहर कुर्सी लगाई गई और वहां लोगों को बिठाया गया, लेकिन बैठने का जो क्रम था वो चर्चा का विषय बन गया। अब आप देखिए मेरे सामने वो तस्वीर है, बीच में राज्यपाल बैठे हैं, सुखविंदर सुक्खू बैठे हैं, और एक ओर को चंद्र कुमार, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, नंदलाल ये बैठे हैं, दूसरी ओर को हर्षवर्धन चौहान और कुलदीप पठानिया बैठे हैं, पीछे कुछ लोग और खड़े हैं। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये जो 6 लोग बैठे हैं, ये क्या कोई संकेत है? क्या कोई ये क्रम है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि इस तरह की पिक्चर मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि नहीं खींची जा सकती, लेकिन सामान्यतः जिस तरह से ये पिक्चर खींची गई है, बाकायदा सलीके से कुर्सियां लगाकर और पोज देने वाली पिक्चर जो है, जैसे आपको याद होगा ना स्कूल में लास्ट डे होता था तो पूरी क्लास को कहा जाता था अच्छे से कपड़े पहन के आना, फिर लंबे लंबे पीछे, छोटे वाले आगे, जो सबसे लंबे हैं वो बड़े आगे, जो पीछे जो नीचे भी बैठ जाएंगे, इस तरह से कुर्सियां, बिल्कुल वो जो जिसको टांग करके फिर आप दीवार पे रखते हैं, इस तरह की ये तस्वीर आई है और इसको लेकर कई चर्चाएं, क्योंकि सामान्यतः जब भी मंत्रिमंडल की ओथ होती है तब इस तरह की तस्वीर बाद में सामने आती है। अब जो बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो दावेदार नहीं है, दावेदार है, लेकिन क्या ये तय हो गया है? तो अगर ऐसा है तो आधा मंत्रिमंडल तय हो गया, और नंदलाल को चेयर जो दी गई है वो कई चीजें इंगित करती है। क्या ये भी कोई राजनीति थी इसके पीछे? देखना होगा, क्योंकि सियासतदान तो राजनीति ही करेंगे। फिलहाल सभी विधायक दिल्ली जा रहे हैं। 15 तारीख को राजीव शुक्ला ने डिनर रखा है, 16 तारीख को सभी को राजस्थान के अलवर में राहुल गांधी को ज्वाइन करना है उनकी भारत जोड़ो यात्रा के साथ। सुखविंदर सिंह सुक्खू कल बाद दोपहर दिल्ली जाएंगे। ये मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला दौरा होगा। जाहिर है कल उनकी कई अपॉइंटमेंट्स होगी। माना जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और दूसरे जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं और जो दूसरे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उनसे भी मिलेंगे, और अपनी हाईकमान से तो वो मिलेंगे ही। ऐसे में ये भी माना जा रहा है, इस बात की भी पूरी संभावना है कि
जो मंत्रिमंडल लगभग तय है उसके ऊपर हाईकमान की मोहर सुक्खू लगवा लेंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि सुक्खू को हाईकमान ने फ्री हैंड दिया है कि आप मंत्रिमंडल में जिसको लेना चाहते हैं लें और मुकेश अग्निहोत्री की सलाह ले लें। यानी 2 लोग ही बैठ के मंत्रिमंडल डिसाइड कर देंगे और ये डिसाइडेड भी है। लेकिन कोई इफ्स और बट्स ना हो इसके लिए दिल्ली से मोहर लगवाई जा रही है और इसी इफ्स एंड बट्स को और इसी राजनीति को भांपते हुए कुछ लोग दिल्ली दौड़े हैं। हमने प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य और शांडिल का जिक्र दिया, लेकिन कुछ लोग चुपके भी जा रहे हैं, चुपके गए हुए हैं जो मीडिया से नजर बचा के जा रहे हैं। इन लोगों की भी चर्चा करेंगे। ये लोग भी चाहते हैं कि उनको कुछ ज्यादा मिले। लेकिन बात तो यह है कि जिसका जो ड्यू है सुक्खू उसको उतना ही देना चाहते हैं और यह नीति शायद सही भी है। अभी तो मामला शुरू हुआ है, अभी तो 2 दिन हुए हैं सरकार के। आगे देखिए क्या होता है। हाँ, इतना जरूर है कि फिलहाल प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार को बनाया जा रहा है और माना जा रहा है कि 20, 21, 22 को आधिकारिक सूचना इसकी जो है सूचना जारी नहीं की है, लेकिन राजभवन को शायद इस तरह से इंगित किया गया है कि 20, 21, 22 को धर्मशाला में पहला सेशन होगा जिसमें विधायकों की ओथ होगी। उसी में स्पीकर का भी चुनाव होगा। तो उसके लिए ओथ दिलाने के लिए जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है हाउस का उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो चंद्र कुमार सीनियर मोस्ट हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। कौल सिंह जीते होते तो फिर वो सीनियर मोस्ट होते, उनको बनाया जाता। वैसे धनीराम शांडिल भी हैं, लेकिन वो उम्र के लिहाज से हैं। अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो चंद्र कुमार का ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है क्या ये भी हो सकता है कि चंद्र कुमार फिर प्रोटेम के बाद जो है परमानेंट स्पीकर भी होंगे, ये देखना होगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि चंद्र कुमार को एक अच्छा मंत्रालय मिलेगा और जिस हिसाब से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो काम करने में विश्वास रखते हैं, उस हिसाब से ये भी तय ही है कि उनको मंत्रालय ज़्यादा मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन क्योंकि पिछली सरकार ने कांगड़ा में स्पीकर का पद भी दिया था, इसलिए एक सोचिए भी कि कांगड़ा में स्पीकर का पद दिया जाए। तो अगर चंद्र कुमार को नहीं दिया जाता तो फिर किसको दिया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। देखना होगा। स्पीकर ऐसा भी चाहिए जो सबके साथ उसका प्रेमवत व्यवहार हो। ऐसा एक ही नेता है जो सबके साथ हंस के मिलता है। वो कौन है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। लगातार खबरें जारी रहेंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उसकी चर्चा तब तक नहीं करेंगे जब तक कंफर्म नहीं होगी। कल सुबह तक का इंतजार कीजिए। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेजार कर, सुबह जरूर आएगी। सुबह का इंतजार कर, कल सुबह मिलेंगे और उस खबर पे ही आएंगे जो अगले कल की शायद सबसे बड़ी खबर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर से हम उस खबर पे लगे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा सस्पेंस भी जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ते हैं। नहीं, विशाल शर्मा जी, जरूरी नहीं है कि चंद्र कुमार और डॉक्टर शांडिल जो है स्पीकर होंगे, हो भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रोटेम स्पीकर उनको बनाया गया है, ये इसलिए क्योंकि जो सबसे सीनियर होता है हाउस में वही सबको ओथ दिलाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसा बहुत सी बार हुआ है। पिछली बार धवाला साहब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, उन्होंने सबको ओथ दिलाई और खुद बाद में वो वित्त निगम के उपाध्यक्ष बने। तो ऐसा चलता है, ऐसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंदुबाला जी गुड नाइट। कमलेश रानी जी काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। जॉनी शर्मा जी गुड नाइट। विनय अग्रवाल जी, कुलदीप सिंह पठानिया की आप बात करें, उनको मंत्रिमंडल में तय है जी लगभग। और मैं स्टेट फॉरवर्ड ही रहना चाहता हूँ रामपाल चौधरी जी, और मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कोई स्टेट फॉरवर्डनेस में कोई ऐसा शब्द किसको निकल जाए जो बुरा लगे, तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि किसी को कोई आहत ना हो, किसी को आघात ना पहुंचे हमारे शब्दों से, लेकिन बात वही ठीक रहती है जो साफ हो। बीच वाली बात करने की आदत अच्छी नहीं रहती। विशाल शर्मा जी, थैंक्स फॉर एग्रीइंग। रेनू जी गुड इवनिंग। शिव महाजन जी, थैंक यू वेरी मच, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव गोयल जी नमस्कार। कुलदीप कुमार शर्मा जी थैंक यू। अगर किसी का कोई सवाल है तो उसको ले लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब आ ही गए हैं दफ्तर उठ के घर से दोबारा बुलेटिन देने के लिए तो चलेगा जी। चंद्रशेखर के बारे में देखना होगा जी। अभी मैंने कहा अभी तय हो गया है, हमने ये काफी डिस्कस किया है, 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं। आज तो जो तस्वीर आई मैंने उसको आपको इंटरप्रेट किया, क्योंकि इससे पहले इस तरह की तस्वीर नहीं आई। मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें नई हो रही हैं, कुछ रिवाज बदल भी रहे हैं।
जो बीजेपी बदलना चाहती थी वो नहीं बदला, लेकिन कुछ रिवाज बदले। जैसे कि कल आपने देखा कि कांग्रेस के विधायकों की एक इनफॉर्मल मीटिंग सेक्रेटेरिएट में हुई, ऐसा पहले नहीं हुआ। आज जब गवर्नर साहब से मिलने कांग्रेस के एमएलए मुख्यमंत्री के साथ गए तो एक इस तरह से तस्वीर खिंचवाई गई जो सामान्य नहीं है, एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन वो ध्यान खींचती है, क्योंकि उस तरह से तस्वीर ऐसे मौकों पर ही खिंचवाई जाती है जब मंत्रिमंडल का गठन होता है या फिर कोई दूसरा कोई सैद्धांतिक या संवैधानिक बड़ा मसला हुआ होता है। थैंक यू वेरी मच जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।